नमस्कार, मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चल रही खासी हलचल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने के लिए करीब 180 एनजीओ सक्रिय हो गए हैं। इन एनजीओ ने मुस्लिम में 9 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स को जोड़कर उन्हें वोटिंग के प्रति जागरूक करने का एक अभियान चलाया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सच में केवल जागरूकता का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है। ये एनजीओ मुस्लिम समुदाय में जा जाकर बैठकों और जागरूकता सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। इनके इरादों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ वोटिंग का अधिकार बताने के लिए अभियान है या इसके पीछे बीजेपी के खिलाफ एक संगठित योजना है। अब बात करते हैं इन एनजीओ की बैठकों में दी जा रही सलाह की। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि इन बैठकों में मुस्लिमों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने की हिदायतें दी जा रही हैं। इन वीडियोस में यह भी दिख रहा है कि किस तरह मुस्लिम धर्मगुरु मुस्लिम वोटर्स को एकजुट होकर इंडी गठबंधन का समर्थन करने के लिए कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए, इससे पहले कि वो वक्त आए जब ये संविधान बदल दिया जाए और हमारे कमजोर तबकात के लोगों का आरक्षण छीन लिया जाए, इससे पहले भारत के हर नागरिक से, खास तौर पर मजलूमों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। सिर्फ एक निशाना बनाएं, दिल्ली की सरकार को जो कैंडिडेट हरा सकेगा हम उसको वोट देंगे, वो हमें अच्छा लगता हो या न लगता हो। हमारा निशाना हमारा लोकल कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल हमारा निशाना लोकल कैंडिडेट नहीं है। हमारा निशाना ये भी नहीं है कि कौन मुस्लिम उम्मीदवार है कौन नॉन मुस्लिम उम्मीदवार है। हमको ये देखना है कौन सा कैंडिडेट दिल्ली की मौजूदा सरकार को बदलकर थोड़ी गनीमत सरकार वहाँ पर ला सकता है। ये हमारी गुजारिश है। मुझे उम्मीद है साफ लफ्ज़ों में मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचा दिया। खुदा करे आपके दिल में भी ये उतर जाए। कई मामले में फतवे भी जारी किए गए कि जिससे यह बताया गया कि मुस्लिम समुदाय को किसे वोट देना चाहिए और किससे दूरी बनानी चाहिए। चुनावी रणनीति का यह कोई नया ट्रेंड नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की रणनीति अपनाई गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पुणे, शिरूर और मालेगांव जैसे इलाकों में ऐसे ही एनजीओ की ऐसी ही बैठकें आयोजित हुई थी जहां मुस्लिम मतदाताओं को एक तरफा वोट देने की सलाह दी गई थी। कुल जमाती तंजीम ने यह फैसला किया है कि पूना शहर और जवार और अतराफ के 4 कैंडिडेट्स की हिमायत की जाए, जिसमें पूना शहर से जनाब रविंद्र धंगेकर, जिनकी निशानी हाथ का पंजा है, उनकी हम हिमायत करते हैं। इसी तरीके से शिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी से जनाब अमोल कोहले साहब को की हम हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। इसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी से हम मोहतरमा सुप्रिया सुले की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। और इसी तरीके से मावल कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहतरम जनाब संजोग वागिरे की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल मशाल है। इन तमाम 4 कैंडिडेट्स की हम हिमायत करते हैं और तमाम भाइयों से अपील करते हैं कि इन 4 उम्मीदवारों की पुणे, शिरूर और मालेगांव जैसी सीटों पर इस तरह की हिदायतें जारी हुई थी, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं को केवल इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए ही कहा गया था। कई मौकों पर मौलानाओं ने भी अपने अनुयायियों से बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील तक की थी।
आइए अब जानते हैं क्या है TISS की है रिपोर्ट और क्या है इसकी अहमियत। यहाँ यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये NGO मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने के लिए इतनी सक्रियता क्यों दिखा रही है। इसका एक बड़ा कारण टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी TISS की एक रिपोर्ट से हमें मालूम चलता है कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। TISS की रिपोर्ट के अनुसार इन अप्रवासियों के मुंबई में आने से सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या अप्रवासी विशेष रूप से झुग्गी क्षेत्रों में बस रहे हैं और इनकी उपस्थिति से क्षेत्र में सामाजिक असमानता और तनाव बढ़ रहा है। बात करें रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं की, तो इस रिपोर्ट में मुंबई के जनसंख्या संतुलन में आ रहे बदलाव की तरफ विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है। वर्ष 1961 में मुंबई में हिंदुओं की जनसंख्या 68% थी, जो 2011 में घटकर 66% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 8% से बढ़कर 21% तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर करीब 55% तक और मुस्लिमों की आबादी बढ़कर करीब 30% तक हो सकती है। इसके साथ ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी अप्रवासी न केवल आर्थिक असमानता में इजाफा कर रहे हैं, बल्कि उनके आने से हिंसा, महिलाओं की तिरस्करी और देह व्यापार जैसी समस्याएं भी बहुत बढ़ रही हैं। इस पूरे मामले पर अगर जनता की राय की बात की जाए तो जनता की राय भी बटी हुई नजर आती है। एक और कुछ लोग इसे वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा मानते हैं, जहां किसी खास समुदाय को एकजुट कर उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका मानना है कि इस तरह की राजनीति लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, क्योंकि यह जनमत को विभाजित कर इस किसी एक पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा का मामला मानते हैं। उनके अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय को जागरूक करना और उन्हें वोट का महत्व समझाना लोकतंत्र का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में इस रणनीति का क्या असर होगा। क्या यह NGO मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने में सफल होंगे, या जनता इस सामुदायिक विभाजनों से ऊपर उठकर अपनी असली मुद्दों पर ध्यान देगी? और क्या यह चुनाव परिणामों को किसी एक राजनीतिक एजेंडे के पक्ष में मोड़ सकेगा? अब यह आप सोचिए कि यह लोकतंत्र है या वोट बैंक की राजनीति का नया खेल। जिस तरह से वोटों को धार्मिक ध्रुवीकरण की ताकतों के हाथों मोहरा बनाया जा रहा है, वह चिंताजनक, या आप इस एक सामान्य घटना मानकर इसे चुप बैठे रहेंगे? चुनावी रणनीतियों और NGO का यह एक नेटवर्क क्या वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है, या इसे एक खास एजेंडे को पूरा करने के लिए जरिया बनाया गया है? जब चुनाव का मकसद विकास और जनता की भलाई करना होना चाहिए, तब क्या इन मुद्दों में असल मुद्दों को किनारे किया जा रहा है? इस पर हर मतदाता को खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम सियासत की इस चाल को समझें और फैसला करें कि लोकतंत्र की रक्षा हमारी जिम्मेदारी क्या है। इन सब सवालों के सटीक जवाब तो हम चुनावी नतीजों से ही मिल सकते हैं, लेकिन हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर नई जानकारी रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी द्वापरा के साथ, क्योंकि यहाँ आप पाएंगे हर जरूरी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक तरीके से। धन्यवाद।
टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।